सभी इनकम को हम इन 5 हेड्स में डालेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप की इनकम होगी। वो या तो सबसे पहली होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किसी कोई हमारे पास हाउस है, हम लोग उस पर रेंट ले रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एक हाउस है, 2 है, 3 है, कितने, उस पर रेंट आ रहा है, तो दैट विल बी कम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पीजीबीपी इज प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो आई एम अ प्रोफेशनल, मैं जो फॉल करती हूँ वो इस कैटेगरी में। आप में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनका खुद का लाइक एक ही एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय है, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर पीजीबीपी। नेक्स्ट इज कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स वही स्टार्टिंग में हमने बताया, शेयर्स का हो गया कि शेयर ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, ये सारी चीज़ें। प्रॉपर्टी भी अगर आप बेचते हैं, आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास कुछ दुकानें पड़ी हैं, वो आप बेचते हैं, उस पर भी जो गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा, जो इनकम आपको अर्न होगी, वो इस हेड के अंदर है, कैपिटल गेन्स। फोर्थ कम अंडर सैलरी। ये हम सबका फेवरेट है। यहाँ पे सैलरीड लोग कितने हैं और बाकी सैलरी बांटने वाले हैं? गुड। तो मेरा फेवरेट है सैलरी, क्योंकि इसमें हमारे को सरकार बहुत सारी छूट देती है, बहुत सारी हमारे को योजनाएं मिलती हैं जिसके तहत हम अपना टैक्स कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम भी विस्तार से हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कुछ भी बच गया, आप कुछ भी कमा रहे हो, सरकार कुछ नहीं छोड़ेगी। सरकार कह रही है आप देश की प्रगति में हिस्सा बनिए। मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो ऐसे आपको कंफ्यूज करते हैं, ऐसे आपको इमोशनल करते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आप बेवकूफ़ बन गए। मोदी जी खड़े थे, वो कह रहे थे, मित्रों किसानों की हालत बहुत ख़राब है, उनकी हालत ठीक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ सर होनी चाहिए। ठीक है, ये लो कृषि कल्याण से। तो ऐसे एकदम इमोशनल तरीके से, तो कुछ भी उसके बाद बच गया आपका, तो वो यहाँ पे काउंट होगा, चाहे वो आपकी लॉटरी की इनकम हो, चाहे आपने घोड़े की रेस में आपने कुछ कमाया है वहाँ से, या कुछ भी, बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। और क्या इनकम हो सकती है, एनी गेसेस? फिर आप लोगों की हो कोई एक्स्ट्रा इनकम लाइक अपार्ट फ्रॉम सैलरी, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, तो वो सारी की सारी इट कम्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके बाद सरकार कहती है कि फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको टैक्स भी उसी साल में देना है। आप अंदाज़ा लगा लो कि आने वाले साल में आप कितना इनकम अर्न करने वाले हो, उसके हिसाब से आपका कितना इनकम टैक्स बनने वाला है, क्योंकि सरकार एक साल लॉस में नहीं चल सकती। असेसमेंट ईयर में आप असेस करोगे और उसके बाद दोगे तो सरकार के पास पैसा नहीं बचेगा, सरकार एक साल पीछे हो जाएगी, देश एक साल पीछे हो जाएगा। तो सरकार कह रही है कि सेक्शन 208 के तहत अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स पेएबल ₹10,000 से ज़्यादा है और आप प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम के लिए नहीं जा रहे, प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम क्या होती है उस पर आएंगे 2 मिनट में, तो आपको इस टाइमलाइंस के हिसाब से आपको अपना पेमेंट करना होगा टैक्सेस का। 15% बाय 15 जून, जो कि अभी आने वाला है। आपका जितना भी आपने 1 लाख रुपए का अगर इनकम टैक्स है आपको लगता है कि इस साल में मेरा इनकम टैक्स जो बनने वाला है वो 1 लाख रुपए के आसपास बनेगा, तो 15,000 जा करके आप कहाँ जमा करा देंगे? सरकार के खाते में, ठीक है। इसके बाद 45% 15 सितंबर तक, 75% 15 दिसंबर तक और 100% 15 मार्च तक। यानी कि जब तक आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जो कि खत्म होता है 31 मार्च, 31 मार्च, राइट। जब वहाँ पे वो खत्म होगा उससे 15 दिन पहले आप सरकार के खाते में जितना आपका एस्टिमेटेड टैक्स पेएबल है वो सारा का सारा जमा करें। इसीलिए लोग बोलते हैं ना वो रिफंड आना है, तो वो इस केस में आता है क्योंकि हम लोगों को हमने सिर्फ एस्टिमेट किया है कि हमारी इनकम इतनी है, वी आर नॉट श्योर, 100% श्योर तो हम नहीं है कि हमारे इतना है। तो इसीलिए ये एडवांस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है और इसी से हमें रिफंड या फिर जो भी हमें टैक्सेस देने होते हैं वो हम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ सवाल? एडवांस टैक्स जमा कराना है पर सर हम तो कराते ही नहीं। कोई बात नहीं कराते, पर तुम्हारा टीडीएस कट जाता होगा, है ना। अगर टीडीएस कट रहा है तो सरकार बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर नहीं डालेगी, लेकिन ये एक प्रोविज़न है जो कि हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। आपको कल को नोटिस आएगा कि आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया, तो आप ये ना कहना कि नहीं हम तो बाद में कराएंगे, आपको कराना होगा क्योंकि वो सेक्शन 208 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, लोग काफ़ी आरामदायक है हमारे देश में, आराम पसंद हैं, आराम पसंद करते हैं, हम नहीं कराएंगे, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम काम पे ध्यान दें कि टैक्स पे ध्यान दें। लोग टैक्स जमा ही नहीं करा रहे।
सरकार ने एक नई स्कीम निकाली जिसका नाम रखा TDS, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है ना, जो पेमेंट कर रहा है सरकार ने उसकी लायबिलिटी बना दी, उसका काम बढ़ा दिया कि भैया तुम इसको पेमेंट कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को, तुम कॉन्ट्रैक्टर हो आगे पेमेंट कर रहे हो, तुम लॉटरी खिला रहे हो उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो तुम जिसको पेमेंट कर रहे हो उससे पहले से ही टैक्स काट करके रख लो। ठीक है, उससे टैक्स काट करके रख लो और हर महीने सरकारी खाते में जमा कर लो। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स डिडक्टेड बाय द पेयर किस किस चीज़ पे होता है, एक बार थोड़ा सा जल्दी से नजर मार लेंगे। सैलरी पे जो होता है वो हमारे स्लैब एज पर स्लैब होता है, जिसकी सैलरी वो 2.5 लाख पे आती है या 2.5 से 5 में आती है, 5 से 10 में आती है, उसके हिसाब से होता है। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पे हमारा 10% TDS करता है। तो बैंक जब भी आपको फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट देगा तो उस पर 10% वो काट सकता है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको, ये आखिरी बात है, टू अवॉइड टैक्स डिडक्शन और डिडक्शन एट लोअर रेट सबमिट फॉर्म 15G 15H। 15G 15H क्या होता है? 15G है हम सब के लिए, 15H है 60 से ऊपर वाले लोगों के लिए। आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, असेसिंग ऑफिसर को कहेंगे देखिए ये मेरा इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, इसके अलावा मेरा कुछ इनकम नहीं है, ये मेरा रेंट इनकम आ रहा है, इसके अलावा मेरा कुछ इनकम नहीं है, तो इस पर टैक्स नहीं कटना चाहिए क्योंकि मेरा इनकम टैक्स नहीं बनता है एज पर द प्रेविलेंट स्लैब्स। इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से मेरा कोई इनकम टैक्स नहीं बनता है, तो असेसिंग ऑफिसर आपको 15G इशू कर देगा, फॉर्म 15G। आप वो ले जाकर के अपने बैंक को दिखा देंगे, आप वो ले जाकर के अपने टेनेंट को दिखा देंगे, या आप वो जो भी आपको ये पेमेंट कर रहा है उसको दे देंगे, तो वो आपका टैक्स नहीं काटेगा या फिर कम रेट पे काटेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में भी सेम रेट है 10%। इंश्योरेंस कमीशन दैट इज फॉर 5% एंड 10%। 10% इज 5% इज फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, बाकी जो भी रहेंगे, बाकी बिजनेस हो गया या हो गया, तो दैट इज फॉर 10%। HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने नाम में बिजनेस करते हैं, तो वो जब बिजनेस करते हैं उन पे 5%। एक इंश्योरेंस कमीशन ICICI या LIC का कोई एजेंट है तो LIC 5% काट के देगा अगर वो इंडिविजुअल HUF के नाम से कर रहे हैं, अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से कर रहे हैं तो 10% काट के देगा। अदर्स में क्या क्या आ सकता है? पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, LLP और क्या आ सकता है? प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो भी। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज, इसमें हमारा 1% 2% करता है। तो यहाँ सरकार मानती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बहुत गरीब लोग हैं, हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़े बड़े सेट हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा वही कमाते हैं। सरकार ही मानती है कि 1 या 2% ही आपका टोटल जो है उतना टैक्स बनेगा, इतना ही काट के हमारे को दे दो। नेक्स्ट इज रेंट। प्लांट एंड मशीनरी हमने कोई रेंट पे दी है तो दैट विल बी फॉर 2%, एंड लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, तो उस पर हमारा जो टैक्स कटेगा दैट विल बी फॉर 10%। अच्छा, यहाँ पर एक कैच है कि आप सब यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप लोग 91 स्प्रिंग बोर्ड को रेंट दें, तो आपको भी TDS काट के देना चाहिए नहीं देना चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन सरकार कहती है हम अपने नागरिकों पे इतना बोझ नहीं डालेंगे, हम उन्हें छूट देते हैं कि वो इंडिविजुअल हैं तो उनको टैक्स काटने की ज़रूरत नहीं अगर वो रेंट पे करें। ये सवाल कल मैडम के मन में आया था तो मैंने इनको बताया था, मुझे लगा आपके मन में भी आ सकता है, इसीलिए क्लियर किया। ठीक है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम्स। इजी इनकम है तो सबसे ज़्यादा टैक्स तो इन पे बनता ही है, सो दैट इज 30%। पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं उससे जो भी हमें पेमेंट्स आती है उस पर जो TDS कटेगा दैट विल बी फॉर 1%। आपने अगर कोई नया फ्लैट लिया है या आपने कोई पुराना फ्लैट लिया है किसी से, आप पेमेंट कर रहे हैं उसको, तो आपको 1% ऑफ द टोटल पेमेंट अपने पास रखना है और वो सरकार को जमा करा देना है। अगर हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो हमारा टैक्स कौन सी हेड में आएगा? अभी हमने 5 हेड्स की बात की थी, कौन से हेड में आएगा? कैपिटल गेन्स में आएगा। तो टैक्स तो बनना चाहिए उस पर, लेकिन जो आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना धांधली होती है, तो इसीलिए सरकार ने कहा कि अगर 5 करोड़ का आपने लिया है, चलो 5 करोड़ ज़्यादा हो गया हमारे हिसाब से, 50 लाख का अगर आपने लिया है तो उसका 1% यानी कि 50,000 आप रख लो और सरकारी खाते में जमा कर दो। नेक्स्ट इज ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का है 5%, ब्रोकरेज या कमीशन जो भी है दैट इज 5%। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, रेम्यूनरेशन एंड फी टू डायरेक्टर, इस पर भी टैक्स कटता है, दैट इज TDS इज 10%।
आप अपनी यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो भी बिजनेस अपना कर रहे हैं, वो कुछ भी कंसल्टेंसी लेते हैं, कुछ भी किसी की भी कंसल्टेंसी हो सकती है, किसी भी टाइप की, चाहे वो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी हो, चाहे वो टेक्निकल कंसल्टेंसी हो, किसी भी टाइप की कंसल्टेंसी हो, तो आप उस कंसल्टेंसी फीस पे कितना परसेंट TDS अपने पास काटेंगे? 10%। और ये कहाँ जमा कराएंगे? सरकारी खाते में। बोलिए ना, थोड़ा सा हमारे को भी अच्छा लगेगा आप लोग बोलेंगे तो। चाय ऑर्डर कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल बी ऑन अस, ठीक है। ये इनके फीस में इंक्लूडेड होगा क्या? अभी जैसे हमने किसी को कंसल्ट किया, उनको हायर किया, तो मतलब वो उनका रेट होगा कुछ? ये बहुत अच्छा सवाल है। इनकम टैक्स उसका पर्सनल टैक्स है, वो GST नहीं है जो सरकार कह रही है कि उस पर आपको एडिशनल लगा करके भेजना है। मेरे से आपने मैंने आपसे बात की कि भैया मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, मैंने कहा 1000 रुपये लगेंगे, आप पर मेरी बात होगी 1000 रुपये, ठीक है। तो आप कहोगे कि 100 रुपये तो मैं काट के दूंगा, तो आप मैं क्या कहूँगा, नहीं नहीं फिर तो मैं 1100 का बिल भेजूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इनकम टैक्स है, वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो GST नहीं है कि मैं एडिशनल लगा के भेजूंगा, वो तो मुझे सरकार को एनीहाउ देना ही है, ठीक है ना। तो मैं एडिशनल नहीं उसको बनाऊंगा। तो एक क्वेश्चन है, ये सब में कोई कैपिंग है? जैसा आई हर्ड कि जो कंसल्टेशन फीस में हम लोग जो काटते हैं वो अबाउट 30,000 कट होता है। हाँ, वो हर एक में कैपिंग है। हर एक में है। तो इसमें रेंट में जैसे 1,80,000 का है, हाँ। हर में अलग अलग कैपिंग है, वो आई थिंक। और जो डिडक्ट करता है उसको 30 डेज में वो डिपॉजिट करना हाँ, है? 30 डेज नहीं होता, उसकी एक फिक्स डेट होती है, 7th of February अपकमिंग। मतलब आपने फरवरी में अगर काटा है तो आपको 7 मार्च तक वो जमा। और वो जमा कैसे करना होता है? जमा ऑनलाइन पोर्टल उसके होता लिए है? आपको टैक्स डिडक्शन नंबर लेना होता है, इनकम टैक्स की साइट पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है, और फिर बताना होता है कि आप कितना टैक्स काटने वाले हो, कितना लोगों से है, क्योंकि आप टैक्स काट लिए और आप जमा नहीं कराए तो मेरा तो नुकसान हो गया, क्योंकि सरकार कहेगी मेरे पास तो टैक्स ही नहीं आया। तो आप जब टैक्स काटोगे तो आप अपनी रिसिप्ट में लिख के दोगे, ताकि मैं अगर आपने जमा नहीं भी कराया तो मैं सरकार को जाकर के कैसे दूँगी, भैया इन्होंने तो मेरा टैक्स काट लिया, तो फिर सरकार आपको पकड़ेगी कि आपने काट लिया और जमा नहीं कराया, ये तो डबल इनकम हो गई, तो फिर उसके अलग प्रोविजन। इट्स बेसिकली अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप टैक्स ले लेते हो और उसके बाद आप देते नहीं हो गवर्नमेंट तो को वापस जमा नहीं हाँ, कराते हाँ। हो तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो सरकार, आप समझ ही सकते हैं, सरकार हमें कितना भी लूट सकती है, हमें लूटना अलाउड नहीं। अच्छा, कहीं गलती से किसी के पास पैन अवेलेबल नहीं है या वो नहीं बताना चाहता, तो इन सब में इसको छोड़ के बाकी सब में TDS का रेट कितना होगा? 20%, ठीक है। यहाँ तक कुछ सुबह सवाल? कौन सा छोड़ के? प्लांट मशीनरी। प्लांट में वो ये तो ऑलरेडी वो ऑलरेडी 30 है ना, तो वो हाँ, 20 नहीं होगा। वो 20 नहीं होता। उसके अलावा कुछ भी आप अगर पैन नहीं बताते हैं, आपके पास नहीं है पैन, नहीं होता लोगों के पास पैन, हालांकि 100 रुपये में आजकल बन जाता है, लेकिन फिर भी नहीं होता, तो सरकार ने एक प्रोविजन डाल रखा है कि अगर तुम पैन नहीं दोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कितना तुम्हारे को क्रेडिट देना है उस टैक्स का, इसीलिए 20%। अच्छा, ये है इनकम टैक्स स्लैब FY 2019-2020 के लिए, यानी कि ये जो करंट ईयर चल रहा है उसके लिए। दिस इज फॉर इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है तो उसके लिए ये स्लैब है अप टू 2,50,000 आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2,50,000 1 to 5 लाख आपको 5% टैक्स देना है, एक्सीडिंग 2.5 लाख। तो उसके बाद 5 लाख टू 1 लाख आपको 5 lakh to 10 lakh 12,500 प्लस 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। 5 लाख से ज़्यादा में 20% और उससे पहले वाला जो अमाउंट रहेगा दैट इज फॉर 12,500। तो सर अगर मेरी इनकम 8 लाख है तो सरकार कह रही है 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। कितना बच गया? 5.5 लाख। 5.5 लाख में से 2.5 लाख पे कितना दे दो, वो कह रही है सरकार 5%, ठीक है। इसके बाद कितना बच गया? 3 लाख। मेरी राइटिंग बचपन से बहुत खराब है, प्लीज जज करिएगा। इस पे 10%, 20, थैंक यू। तो 12,500 ये हो गया और 1 लाख ये हो गया, तो 1,12,500 रुपये आपका टैक्स है। आप खुश हो गए, 1,12,500 टैक्स है, 1,12,500 टैक्स है, लेकिन सरकार ने कहा कि इस पे आपको सेस भी देना पड़ेगा।
तो ये जो आपका आया इस पे और 4% आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। मेरी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई कैलकुलेटर में करके ज़्यादा आएगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा, नहीं तो समझ जाओ। 1,12,500 प्लस 1,12,500 का 4% एक्स्ट्रा। ठीक है, वो सरकार कह रही है कि देश में शिक्षा व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है, हेल्थ की हालत बहुत ख़राब है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको उस पर लगा करके देना होगा। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सब बराबर है, इनकम टैक्स एक्ट यहाँ आकर के सबको बराबर कर देता है कि कोई अगर 50 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तो उसको 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज है, यानी कि 1,12,500, हालांकि 50 लाख से ऊपर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, इस पर 10% एक्स्ट्रा लगेगा और फिर उनके क्यूमुलेटिव पे 4% और एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब this plus this plus this, तो बहुत सारा कोई है क्या यहाँ पे इस पे सरचार्ज कर सकता है? हाँ, तो ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% सरचार्ज। तो मुकेश अंबानी पे कितना टैक्स लगेगा? 15 नहीं 15 नहीं लगेगा, पहले यहाँ वो 30% सब तो लगेगा ही। हाँ, उसके बाद 15, उसके बाद उन सब पे मिला करके 4%। मतलब मैक्सिमम टैक्स वो है लास्ट, हाँ। पूरा सब मिला के। नहीं वो टोटल कितना हो रहा है? 30 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 15 है? 30 plus 15 plus 30 मतलब, प्लस 15 प्लस अच्छा, 4। मैं example हाँ समझ गया मैं। हाँ, 30 10 और 15 15 ऑप्शनल है, हाँ 10 दोनों और में से 15 एक। हाँ, हाँ। 1 करोड़ से ऊपर है तो 15 और 1 करोड़ और से 50 लाख के बीच में है तो 10. 30 plus 10 plus 15 means 30 into 15%, हाँ। which is 4.5 means 30 उसके ऊपर plus 4.5. हाँ उन दोनों उसके को ऊपर 15 टोटल 15 नहीं 30 का 15 30% का 15% ओके। और फिर उन दोनों का उनके 4%। ऊपर 4%. हाँ हाँ। कोई बात नहीं, जब तक आप वहाँ पहुँचोगे तब तक आप हमारे से सीए को अपना केस सौंप चुके होगे कि भैया मेरे से नहीं देखा जा रहा, तुम देख लो, मेरे को नोटिस नहीं आना चाहिए, विल टेक केयर। ठीक है, उनके अभी- ऊपर तो और बड़े बड़े टैक्स बहुत लगते होंगे ना, हाँ। इसके अलावा। नहीं उनको काफ़ी मतलब एज ए इंडिविजुअल उनको लगते होंगे, लेकिन उन्हें एज ए कॉर्पोरेट काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाते हैं क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। हाँ। 91 सुप्रीम कोर्ट को हो सकता है कि काफ़ी सारा टैक्स रिबेट मिल जाता हो। CSR मिल जाता है। हाँ? हाँ, CSR मिल जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग फंडाज हैं, उनमें हम जाएंगे तो हमारे को काफ़ी सेशंस चाहिए होंगे ऐसे, लेकिन आज हम थोड़ा सा बेसिक ही कवर करते हैं। जो भी सवाल रहेंगे आपको कार्ड हम दे देंगे, आपके पास कार्ड रहेगा, नंबर रहेगा, ये WhatsApp स्लाइड पे देने वाले हैं क्या? ये स्लाइड भी दे देंगे। हाँ। विल शेयर इट विद 91 सुप्रीम कोर्ट पीपल एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू यू। ठीक है, मज़ा आ रहा है? यस। समझ आ रहा है? कुछ ऐसा कुछ सवाल कुछ है तो पूछ सकते हैं। ये आने वाला इन्वेस्टमेंट के लिए तो सब पूछने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले जो था वो इंडिविजुअल था और यूपी था, बीओआई था। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फर्म। तो इन केस हम बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज ए पार्टनरशिप। तो जैसे लाइक मैं हूँ और निपुण है, हम दोनों ने पार्टनरशिप फर्म ओपन किया है, तो उस पर कितना % टैक्स लगेगा? इट विल बी इन बिजनेस, सो आवर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड LLP, तो उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज 30%। सेम सर। So initially, I think LLP का कम था, only private limited was 30%. Now LLP is also 30%. So it's almost same. Only the number of compliances have reduced for LLP. या कंप्लाइंस रिड्यूस कर दिए हैं उसमें बहुत, लाइक इस बार तो कंपनीज पे तो बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस हो गए हैं। हाँ, इस साल basically because of last incidents. Yeah. हर लॉट ऑफ कंप्लाइंसेस। LLP अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, उसमें लाइक ऑडिट का आपको थोड़ा सा वो नहीं होता है, ऑडिट आपको कराना नहीं होता, आपको 45 लाख 40 लाख 40 लाख से नीचे आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। Okay. 40 लाख रेवेन्यू, नॉट इनकम, टैक्सेबल इनकम नहीं, रेवेन्यू 40 लाख। रेवेन्यू Okay. जितना आप क्लाइंट से ले रहे हो उसमें आपका एक्सपेंस बहुत सारा होता है, नेट कुछ भी बचता हो। और प्राइवेट लिमिटेड तो मैंडेटरी एनीवेज। हाँ, वो आपका वो चाहे income जीरो limit, इनकम हो हाँ। चाहे कुछ भी, आपको ऑडिट तो कराना है। लेकिन अभी सरकार कंपनीज को थोड़ा सा यहाँ पर फ़ायदा दे रही है, अगर आप देखेंगे तो, कि अगर आपका 50 करोड़ से कम का है टर्नओवर तो आपको 25% टैक्स देना है, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब आप एक कंपनी फॉर्म करते हो या जब आप एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हो या आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी अगर फॉर्म करते हो, तो आप और वो दो अलग अलग आइडेंटिटी है। ये पता है सबको? कॉमर्स वालों को पता होगा क्योंकि अकाउंट्स में ये रखवाया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अलग है क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप वो एक ही ना, वो एक ही है। ट्रेडने वाला को जाता है, हाँ। अदरवाइज आपकी लाइबिलिटी Individual हो और जाता है वो। हाँ, मेरे वो ख्याल sole से वो जो proprietorship पैन उसमें कार्ड है, पैन नंबर, वो आपके Individual, चलता है। हाँ। if there are 2 PAN cards means Yes. that's a separate identity. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, सोल प्रोप्राइटर के अलावा पार्टनरशिप सब फर्म अलग। है, LLP है, वो सब ऑल दीज आर डिफरेंट सेपरेट डिफरेंट आइडेंटिटी।
गया हमसे। तो मैं बता रहा था कि हम और जो हमारी कंपनी या हमारी फर्म है वो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, तो दोनों की इनकम पे अलग अलग टैक्स लगेगा, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म की इनकम पे अलग टैक्स लग रहा है, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म ने जो पार्टनर्स में वो इनकम बांटी उस पर पार्टनर्स अलग टैक्स दी, ठीक है। इसी प्रकार से कंपनी है कोई, कंपनी में शेयर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर में जो डिविडेंड बांटा कंपनी ने, सरकार पहले तो उस पर टैक्स लगा देती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उसके बाद जो बच के आपके पास आता है वो आपकी पर्सनल इनकम है, उस पर इनकम टैक्स और होता है, बहुत सारा टैक्स लगता है। इसीलिए आमिर खान की लगान पिक्चर 2001 में ऑस्कर गई थी, क्योंकि उसमें टैक्स का विरोध हुआ, समझ रहे आप, इतना बड़ा इशू है टैक्स का। एंड फॉर डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी, उनके लिए तो सिर्फ सैलरी चीज़, सैलरी है प्लस सिटिंग फीस, तो इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। सैलरी है तो आपको वही सैलरी में आएगा, और आपका वो स्लैब वाला जो चलेगा 2.5 लाख वाला, 5 लाख वाला, तो दैट कम्स अंडर सैलरी ऑफ इंडिविजुअल। एक सैलरी दूसरे का कंपोनेंट बताया आपने? सॉरी, सिटिंग सिटिंग वो फीस क्या है? वो क्या होता है? वो लाइक जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो आपसे सैलरी नहीं ले सकता, इट्स इंडिपेंडेंट। सो इट इज ईदर ऑफ दोस। हियर ओके, तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो फिर वो टैक्स उसको वो salary टीडीएस, नहीं मिलेगी। हाँ वो टीडीएस में जाता है फिर। 10%। ओके, और सिटिंग फीस जो है इसका भी एक कैप है एज पर कंपनीज एक्ट, उसमें भी आई थिंक 1 लाख का या 1.5 लाख का कुछ कैप है, तो उससे ज़्यादा आप सिटिंग फीस भी नहीं दे सकते। मंथली। ठीक है, फॉरेन कंपनी है, बहुत लोग होंगे यहाँ जो यूएस के लिए काम कर रहे हैं। मेरी खुद की कंपनी यूएस एमएनसी है, मैं वहाँ के लिए ही काम करता हूँ। अगर यूएस कंपनी ने यहाँ पर सब्सिडरी खोली है तो वो क्या कहलाएगी? फॉरेन कंपनी। और फॉरेन कंपनी पे हम जैसे आगरा में टूरिस्ट घूमने आते हैं तो गाइड लोग कहते हैं कि सर ये तो 500 रुपये का है, जबकि हमारे से 50 ही लेते हैं। तो वैसे ही सरकार यहाँ पे कर रही है एकदम लीगल तरीके से कि हमारी कंपनी को तो 30% देना है, तो बाहर की कंपनी आएगी तो ठीक है। एक मिनट, बट कई सारे केसेस है तो इंडियन कंपनी बाहर होती है एंड दे कॉल देमसेल्व्स एज एमएनसीज, तो उस केस में फिर वो 30 लगते हैं 40 लगते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? वो डिपेंड करेगा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, आप रजिस्टर्ड कहाँ है। अब यहाँ से लोग काफ़ी सारे जाकर के सिंगापुर में रजिस्टर हो जाते हैं, स्विट्जरलैंड में रजिस्टर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टैक्स है ना। उनकी जो कंपनी यहाँ पर चल रही है उसे फॉरेन कंपनी उनको 40%। ये लेकिन जो 40% है वो इनकम जनरेटेड फ्रॉम दैट कंट्री इटसेल्फ, राइट? हाँ, नॉट फ्रॉम द मदर कंट्री। वहाँ वाले भी कहेंगे वही तो बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ कोई आएगा ही नहीं ना, यहाँ कोई आएगा हमारा परमाणु बम निकाला। हमारा कंपनी कैसा है कि हमारे यहाँ से कोई इनकम जनरेट नहीं होता। वी आर ऑपरेशन सेंटर, तो ये कॉस्ट सेंटर है, तो इट्स ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। बट देन ठीक है, अभी वो हमको भी इनकॉर्पोरेट करना है अभी इंडिया में। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करिए। यहाँ पे हमने काफ़ी कोई आया है कि हमारा पुराना क्लाइंट, नहीं पुराना नहीं आया, सब नए हैं, वेर वेरी हैप्पी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एंड दिस 4% ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमेशा होगा ही होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो बिजनेस हो। तो सरकार कह रही है देश की हेल्थ और एजुकेशन हमें सुधारनी, तो सेस तो देते हैं, ठीक है। अच्छा, सैलरीड लोगों के लिए खुशखबरी है कि सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। उनमें से एक बेनिफिट है हाउस रेंट अलाउंस। आपका अगर मानो 10 लाख का पैकेज है, ठीक है, 10 लाख का नहीं 12 लाख का मानते हैं, कैलकुलेशन में आसान रहेगा, तो हर महीने कितना आ रहा है? 1 लाख। 1 लाख का 50% मान लो आपका बेसिक है, तो 50,000 रुपये बेसिक में चला गया। इसका 40% या 50% आप HRA अपने एम्प्लॉय को दे सकते हो। अगर आप उसको ये दोगे, मानो इसका 50% कितना हो गया? 25,000 रुपये। इतना अगर आप उसको दोगे तो सरकार कह रही है कि जब वो रेंट पे करेगा
जब वो रेंट पे करेगा तो हम उसे उस पैसे पे टैक्स नहीं लेंगे, वो उसे हम डिडक्शन के रूप में दिखाते हैं। कितना, आइए देखते हैं। अच्छा इसमें सॉरी और एक क्वेश्चन था, अगर यही HRA की जगह अगर होम लोन है तो उसमें कवर हो जाता है वो, या दैट्स अ सेपरेट कंपनी? वो वाला वो सेपरेट है, तो दिस इज प्योरली अ रेंट। सिर्फ आप, अभी वो सरकार की पॉलिसी है कि गरीबों को ऊपर उठाना, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ सब भरा हुआ है ना, तो रेंट दे रहे हो तभी गरीब हो, रह तो पाएगा गरीब। बट EMI भर रहे तो खुद का कोई प्रॉब्लम नहीं होता घर ले लिया ना, EMI भरने के का भी बना दिया ना सरकार ने, तुम्हारे को अर्शिप नहीं है ना। लेकिन अब जैसे मैं हूँ, मैं EMI भी भर रहा हूँ और मैं रेंट पे भी रह रहा हूँ। EMI में कहाँ भर रहा डिफरेंट हूँ? सिटी है। हाँ डिफरेंट सिटी। मेरे पिताजी रहते हैं रोहतक में, हरियाणा में, वहाँ पे मैंने घर ले लिया और वो वहाँ रह रहे हैं, मेरा EMI जा रहा है, मैं उसका भी डिडक्शन ले रहा हूँ। यहाँ मैं रह रहा हूँ हड़पसर में, रेंट भर रहा हूँ, उसका भी डिडक्शन, ठीक है बराबर। बट वो सिटी डिफरेंट है इसीलिए। सिटी डिफरेंट इसलिए ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर रहते हैं, आपने घर लिया हिंदेवाड़ी में, आपकी जॉब शिफ्ट हो गई, आप यरवड़ा आ गए, आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते हैं, तो भी तो चलता वहाँ है। पे आपने रेंट पे दे दिया, यहाँ पे आपने रेंट पे ले लिया, तो आपको HRA मिल जाएगा। लेकिन फिर आपको रेंट इनकम जो है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड करके दिखाना। बट देन वो डिस्टेंस का क्या लिमिट है, मतलब यहाँ डिस्टेंस का ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके ऐसा कुछ वो नहीं है कि यहाँ है या वहाँ है, आपके कंफर्ट पे है। आप अपने 2 BHK लिया हाँ, सोसाइटी में, हाँ। आपकी फैमिली बड़ी होगी, मम्मी पापा आ गए, वाइफ के भाई ने आपके साथ रहना शुरू कर दिया, आपने 3 BHK मूव हो गए, तो ये वाला 2 BHK रेंट पे दे दिया, वो वाला 3 BHK ले लिया। तो उस केस में दोनों दिखाना है, HRA आप रेंट में दिखा सकते हैं और वो गेन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गेन दिखाना है। ठीक है, आगे बढ़े। तो कितना, 1 लाख का 50%, जो जनरल ट्रेंड है वो 50% रहता है लगभग। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं, दिस इज अ मैंने अपनी सैलरी कैलकुलेशन। के हिसाब से किया। मेरी सैलरी में 50%, मेरी कंपनी 50% बेसिक नहीं, इट कैन बी एनीथिंग। अलग अलग इंडस्ट्री ट्रेंड है बेसिकली। There is a say of 40 and 50%. 40 to 50%. 40% is the safest, 50% तो मर्जी है। और HRA में भी 40-50 is 50 for metropolitan cities and rest of the cities is 40%. तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम एफिशिएंट सैलरी टैक्स स्ट्रक्चर, जिससे कि आपकी इनकम सबसे कम हो जाए टैक्सेबल वाली, और आपको उस पर टैक्स सबसे कम देना पड़े। तो एक्चुअल रेंट पेड और एंड अबाउट 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो यानी कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? 50,000, इसका 10% कितना है? 5,000। अब आप रेंट कितना दे रहे हो? मान लो जितना HRA मिल रहा है उतना ही दे रहे हो, या चलो 15,000 दे रहे हो, ठीक है। तो 15,000 माइनस 5,000, एक्चुअल रेंट पेड 15,000, ओवर एंड अबाउट 10% ऑफ बेसिक सैलरी 5,000। तो आपको सरकार कितने की छूट देगी? 10,000, ठीक है। इन तीनों का लोवेस्ट है, अभी 3 टिक लगे होंगे, उन तीनों में से जो लोवेस्ट आएगा उस पर आपको मिलेगा डिडक्शन। इन केस यू आर स्टेइंग इन अ मेट्रो, 50% ऑफ बेसिक सैलरी एंड 40% इफ यू लिव इन अ नॉन मेट्रो, ठीक है। उन्हें क्या है, मेट्रो के नॉन मेट्रो? मेट्रो मेट्रो RES का मतलब मेट्रो नहीं। सरकार ने फिक्स कर रखा है कि कोई बड़े शहर होंगे उन्हीं को हम मेट्रो मानेंगे। तो अभी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। अभी सिर्फ 4 ही हैं, 4 में। उन 4 को ही बड़ा मान रखा है। हालांकि उससे बड़े बड़े शहर, उन्हें उससे बड़ा शहर है ना। तो अभी ये नॉन मेट्रो में आता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 में एक बना था, उस पर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर आप मेट्रो में रह रहे हो तो कितना? 50%। अगर आप नॉन मेट्रो में रहे हो तो 40%। तो 50,000 का 40% होता है 20,000, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव एज द HRA फ्रॉम द एम्प्लॉय। एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 25,000। तो इन तीनों में से जो लोवेस्ट है वो आप HRA डिडक्शन आप दिखा सकते हो, ठीक है। ठीक है, एम्प्लॉयर ने HRA नहीं दिया, कोई बात नहीं, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। ATGG में आपको 5,000 रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है। सेक्शन 80 रहता है जिसमें आपको बहुत सारी डिडक्शन मिलती है। अगली स्लाइड में उस पर यहाँ तक कोई सवाल? HRA बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है, तो सवाल रहते हैं, मुझे भी बहुत रहते थे। रेंटल बनाने के लिए बहुत मैं इंक्लूसिव बनाते थे, दोस्त को कहते थे
साइन कर दो, हमें एम्प्लॉयर को जमा करना है। तो ATGG तभी एप्लीकेबल होगा जब आप रेंट पे रह रहे हो ना, रेंट पे नहीं रह रहे Rent तो ये receipt पूरा बना। एप्लीकेबल ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तो खैर वो रिसीट वाला फंडा नहीं चलता होगा ना? नहीं चलता है ना, चलता है अभी? आप एम्प्लॉयर हो कि एम्प्लॉई हो? पहले एम्प्लॉय तभी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर हो। कितने बंदे हैं आपके अंदर? 4 चार। तो जब आप उनसे जनवरी में या दिसंबर एंड में कहोगे कि लाओ भैया तुम्हारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के प्रूफ दो, तो तुम्हें रेंट रिसिप्ट देंगे। तो जो देंगे वो देख लेना कि वो कैसे वाला देंगे, वो दोस्त से साइन करवाने वाला दे रहे हैं, एक्चुअल वाला दे रहे हैं, और दोस्त से साइन वाला ही देते हैं ज़्यादातर लोग। रेवेन्यू स्टैम्प डाल के दिया तो Revenue जेन्युइन ही stamp। माना जाएगा, हाँ, फिर कुछ लफड़ा हो तो उसके ऊपर ही है। उसके ऊपर। ओके। तो अगर सरकार आपसे आके पूछती है कि ये तो चोरी कर रहा है, मैं अपने एम्प्लॉयज़ पे कैसे भरोसा ना करूँ? मैं तो करूँगा, अभी मेरा काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय से बात करो, सरकार को एकदम एम्प्लॉय के बोलो। उसमें से ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, एम्प्लॉय से ओनर का पैन कार्ड लेंगे, हाँ ओके दिस इज सरप्लस। ओके वो अगर 1 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट है तो ऑनर का पैन मैंडेटरी है। ओके तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं तो रेंट एग्रीमेंट बनवा लेता हूँ। हाँ। मेरा कुछ लगभग 13,000 रुपये का HRA आता है और मैं 15,000 रुपये का रेंट देता हूँ। अच्छा, मेरा केस ही ले लेता हूँ। मेरा 25,000 रुपये बेसिक है, ठीक है, 15,000 रुपये HRA आता है और मैं रेंट देता हूँ 16,000 रुपये। तो ये वाले 3 में से देखते हैं, एक्चुअल रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, 16,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी कितना होगा? 2500। कितना हो गया? 13,500। ठीक है। एक्चुअल रिसीव्ड HRA कितना है? 15,000 और 50% ऑफ दिस। तो मुझे HRA डिडक्शन कितने का मिलेगा? 13,500, 15,000 या 12,500? ठीक है। मेरी सैलरी आप लोगों को बताइए, किसी और को मत बताइए। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये आपका LLP है क्या आप दोनों का? नहीं, वो सोल प्रोप्राइटर। उनका सोल प्रोप्राइटर, वो सोल प्रोप्राइटर है, मैं सैलरी हूँ। सैलरी का, इसलिए आपको सैलरी रिसीव होगा। सेक्शन 80 डिडक्शंस इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है। क्या क्या मिलता है? ATC के बारे में सबने सुना होगा, सब कहते होंगे ATC में कर लो, इन्वेस्ट कर दो ATC में। 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलता है। किस किस चीज़ पे मिलता है? PPF, EPF, बैंक एफडी, NSE, LIC प्रीमियम इत्यादि। ATTTA आपको बैंक अकाउंट सेविंग्स है, बहुत सारा पैसा पड़ा है, 10-12 लाख रुपए पड़ा है, क्या पता कब इमरजेंसी आ जाए, लेकिन उस 10-12 लाख रुपए पे बहुत सारा इंटरेस्ट आ जाता है। तो जो इंटरेस्ट आपको आ रहा है उसमें से 40,000 रुपये आपको कोई टैक्स नहीं है, वो आप डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। ATD मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, सरकार कहती है पॉलिसी लेके रखो। तो 25,000 रुपये आपके और आपकी पत्नी के लिए, और अगर नन्हे हैं तो उनके लिए, और 25,000 आपके माता पिता के लिए, यानी कि टोटल 50,000। तो अगर आपने 50,000 रुपये ICICI को दे दिए तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझना कि आपने सिर्फ 35,000 रुपये, क्यों? क्योंकि 15,000 रुपये तो आपका टैक्स ही ले लेती सरकार उस पर। 50,000 पे 30% टैक्स कितना बनता है? 15,000। तो 15,000 तो बच गए, तो सोचना कि 35,000। ठीक। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड हेल्थ चेकअप भी करा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कुछ होगा उसके बाद ही पैसे भरने। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लो, 5,000 रुपये सरकार आपको छूट देगी। ठीक है। तो वो पेरेंट्स का भी इंक्लूड होता है? हाँ, पेरेंट्स का इंक्लूड। ATDDB डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड एलिमेंट फॉर सेल्फ और डिपेंडेंट। आपको कुछ बीमारी है या आपके किसी डिपेंडेंट को कुछ बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है, सरकार कह रही है हम आप पे अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगे, आपको 40,000 रुपये तक का जो इलाज आप लेंगे उस पर हम आपको डिडक्शन दे देंगे, उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। ये सबसे अच्छा है। इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन, लोग बहुत सारा लोन लेके MBA करते हैं, मेरे पास नहीं थे पैसे, मैं लोन भी नहीं ले सकता, इसलिए मैंने CA कर लिया। तो जो इंटरेस्ट होगा उसका, जो आपने आज MBA के लिए 50 लाख रुपए लिया बैंक से, 2 साल बाद आपकी नौकरी लग गई, 10 लाख रुपए दे रहे हैं एम्प्लॉयर जी आपको, ठीक है। तो उसके बाद आपने इंटरेस्ट रीपेमेंट करना शुरू किया, उस पर जो इंटरेस्ट है
पूर्णतः एकदम अनलिमिटेड आप अपना डिडक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए ये सिस्टम लाया है। जनरल डोनेशन ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी हो, जितना आप डोनेशन दोगे, जैसे आपने ट्रस्ट में दे दिया, सबरीमाला ट्रस्ट में दे दिया, अपना कौन सा चेन्नई के पास तिरुपति बालाजी, वहाँ आपने पैसा दान किया, रिसिप्ट ले लिया, तो वो ATG में आपको डिडक्शन सरकार देगी, उस पर आपसे टैक्स। ATRRB, डिडक्शंस ऑन इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी और ऑफ अ पेटेंट। तो आपको सरकार कह रही है कि विज्ञानी बनिए, बहुत ज़्यादा इन्वेंशन लाइए, सोचिए कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आप कहोगे सरकार मैं कर तो लूँ यार, तुम टैक्स इतना ले दोगे? नहीं नहीं नहीं, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, तुम 3 लाख तक करो, हम तुम्हारे से कोई टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, सेक्शन 80 डिडक्शंस, 80C पे अभी हम अगली स्लाइड पर पूरी चर्चा करेंगे क्योंकि वो सबसे प्रिय है हम सबको। यहाँ तक किसी को कुछ सवाल सब शुरुआत? तो ये सारे डिडक्शंस माइनस करने के बाद पेएबल इनकम, टैक्सेबल इनकम वो होता है। तो इसमें से मेरे ख्याल से सारे तो नहीं होता है, लाइक ATRRB वो सैलरी Specific नहीं लोगों बट के लिए। व्हाटएवर इज एप्लीकेबल। हाँ, whatever is चाहे applicable। 80C, 80D, 80D, 80C, 80E, 80TTA, 80G, ये जनरली एप्लीकेबल रहते हैं। और भी ये नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप लोग कभी भी जब समय हो हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये 80 नया निकला है कि कौन सा? 80 जो इंटरेस्ट रिपेमेंट ऑन एजुकेशन लोन नहीं, नहीं नहीं, ये तो बहुत पहले से ये मनमोहन सरकार लाई थी, मनमोहन जी वो थे ना। हायर एजुकेशन के लिए कुछ मतलब स्पेसिफिक्स है कि इसमें नहीं नहीं, सब कुछ MBA लोग BCom के लिए नहीं लेते हैं, MBA के लिए लेते हैं, या MS करने जा रहे हैं बाहर विदेश में, उसके लिए लेते हैं जनरली। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप BCom कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं, आप उसके लिए भी लेंगे तो आपको मिलेगा बराबर, सरकार पे भेदभाव नहीं। हायर एजुकेशन नहीं लिखा है। 80C, प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सबने ले रखी है, किसने नहीं ले रखी? ले लो यार। मैडम ने भी नहीं ले रखी थी, इनका अभी मैंने अप्रैल में प्रीमियम भरा फाइनली। कहीं बरमुरा गई तो हमारे को थोड़े से पैसे जिंदगी तो वापस नहीं आनी ना, जिंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन पैसे आएंगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा आपकी फैमिली को। 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है हमने, 1 करोड़ पे हमने सिर्फ 8,000 रुपये का प्रीमियम लिया है। 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है टर्म इंश्योरेंस और एक होता है कौन से ले रखा है? नहीं नहीं, लाइफ इंश्योरेंस के ही 2 पार्ट हैं, एक है टर्म इंश्योरेंस, एक है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। ठीक है ना? अगर 1 करोड़ पे मैं इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस लेता तो मुझे लगभग हर महीने 7-8 लाख रुपए देने पड़ते। लेकिन मैंने 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस एकदम प्योर इंश्योरेंस लिया है तो मुझे सिर्फ 8,000 रुपये देने पड़े। ठीक है ना? तो 8,000 रुपये अगले 40 साल में कभी भी मर जाएंगी तो 1 करोड़ रुपये इनके पिताजी के नाम पे ट्रांसफर, मैंने अपने नाम पे नहीं लिया, मैंने अपने आप को बना था तो दिक्कत है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, ये सब भी क्राइम पेट्रोल देखने वाले वैसे ही समझ जाते होंगे। तो ज़रूर लीजिए लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि जो दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट वाला इंश्योरेंस है उसमें रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं आते। उसके लिए और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपके पास पैसा अगर फालतू बच रहा है तो कहाँ गया, यहाँ इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ELSS के नाम से जाना जाता है। सरकार ने कहा कि हमारी मार्केट में, हमारे जो शेयर मार्केट है उसमें बाहर का पैसा बहुत सारा लगा हुआ है, तो हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि हमारे लोग पैसा लगाएं। उसके लिए ये निकाला कि आप 1.5 लाख रुपए हर साल लगा दीजिए, हम आप पे टैक्स नहीं लेंगे। और ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख रुपए आपने लगा दिया तो लगा के भूल जाना, नहीं, 3 साल बाद आप नींद खोलिए अपनी और वो पैसा वापस निकालिए। ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है इसमें, सबसे कम। बाकी आप किसी में भी चले जाइए, PPF, VPF, VPF, लाइफ इंश्योरेंस का तो 10 साल का होता ही है, उससे कम का कोई लेता नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट वाला भी ले रहे हैं, इसमें भी 15 साल के आसपास रहती है जनरली। कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आप पैसा पहले निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली 15 साल रहता है। FD है, FD के लिए आपको सिर्फ 5 साल से कम में नहीं होगा। और FD में जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है ना? उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन ELSS मैंने 2016 में पहली बार इन्वेस्ट किया था, 2019 में 3 साल पूरे हो गए, मैंने पैसे वापस निकाल लिए।
मैंने 10,000 लगाए थे, मुझे 13,000 का मिल गया और उन 3,000 का मुझे कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डालिए म्यूचुअल फंड्स की, और म्यूचुअल फंड्स होते हैं 1.5 लाख की चिंता मत करिए, 1.5 लाख तक यहाँ डालिए, इसके अलावा भी डालिए, आपका पैसा ग्रो करेगा, अपने देश पे भरोसा करिए। ठीक है, इसके अलावा और थोड़ी सी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें आपकी बेटी है उसके नाम पे आप जमा कराते जाइए, आपको मिल जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, यानी कि सरकार के पास आपका पैसा है, तो सरकार पे भरोसा रखेंगे, वो नहीं डूबेगी, तो वो सब है। ये लगभग सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब गवर्नमेंट, ये ओपन मार्केट है, ये ध्यान रखिए कि इसमें आपका पैसा बहुत ऊपर जा सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, आपके पास सब्र है तो ही इसमें। ठीक है, इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक तो 1.5 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट का मिलता है, उसके बाद आप जो इंटरेस्ट देते हैं वो भी सेक्शन 24 में आपको 2 लाख रुपए तक डिडक्शन मिलता है। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम, ये अभी आई है 2-3 साल पहले, तो इसमें क्या है कि आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर बताया गया था कि 1.5 लाख का कैपिंग है, लेकिन ये 50,000 एडिशनल है 80C से। आप नेशनल पेंशन स्कीम में डालते जाइए पैसा, आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको सरकार पेंशन देना शुरू करेगी। हालांकि बहुत बहुत दूर की बात है, लेकिन वो कहते हैं आपको रिटायरमेंट के लिए अभी से सेविंग करना शुरू करना है ना। करेंगे हम ELSS में इन्वेस्ट। मैं म्यूचुअल फंड एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सबका भला हो, इसलिए मैं तुम्हारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ। नाउ अभी इंटरिम बजट आया फरवरी में, तो इसमें क्या क्या चेंजेस थे। सो फर्स्ट वन इज नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 7 लाख। अब 7 लाख की कैलकुलेशन मैं बताता हूँ, तो 7 लाख रुपए तक आपको कुछ इनकम टैक्स नहीं पे करना। अगर आपका 7 लाख का है तो मानो आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी 7 लाख, ठीक है, इसमें से 1.5 लाख तो आपने ATC में इन्वेस्ट कर दिया, आप अच्छे नागरिक हैं, देश का भला किया, कितना बच गया 5.5 लाख, 0.5 लाख 50,000 रुपए का सीधा सीधा ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको इंडिविजुअल्स को सरकार देगी। प्रीवियसली इट वाज 40, बट अभी से इसको चेंज किया तो ये 50। ठीक है, ये इंटरिम बजट में चेंज हुआ है। याद होगा आपको, पहले कन्वेंस अलाउंस आया करता था 19,200 रुपए का, फिर मेडिकल बिल आपको एम्प्लॉयर को जमा कराने पड़ते थे 15,000 के। सरकार ने कहा कि कोई फायदा तो हो नहीं रहा, ये फर्जी बिल बना के ले जाते हैं, तो सीधी डिडक्शन दो ना, कागज तो बचे कम से कम। तो वो सीधी डिडक्शन 50,000 रुपए की मिल रही है। ये आपकी इनकम रहेगी 5 लाख रुपए। 5 लाख में से 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स है ही नहीं। इनकम टैक्स स्लैब देखा था, याद है वो 2-3 स्लाइड पहले, तो 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स है नहीं। बाकी बचे 2.5 लाख पे आया 5%, 12,500 रुपये। 12,500 रुपये में 87A में से सरकार आपको रिलीफ दे देगी कि आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं देना, वो रिबेट के रूप में आपको मिल जाएगा। नहीं, वो 5 लाख तो टैक्स है ही नहीं, तो वो 2.5 लाख किसका कैलकुलेट करना है? नहीं, 5 लाख में से 2.5 लाख पे 2.5 लाख तो स्लैब के हिसाब से मिल है। है। अच्छा, तो जो बचा बचा हुआ बचा हुआ 2.5 लाख है ना, तो बचे हुए 2.5 लाख पे 5% टैक्स बनता है 12,500। लेकिन सरकार कह रही है कि तुम गरीब हो, तुम्हें 12,500 रुपये भी माफ ऐश करें, तो आपका टैक्स इफेक्टिवली कितना हो गया? तो अप टू 7 लाख आपके ऊपर टैक्स नहीं। इसको 7 की बजाय आप 9 भी कर सकते हो कि आपने लोन ले रखा है, हाउस का प्रॉपर्टी का लोन, फ्लैट ले लिया 2 लाख रुपये, तो दैट इज ऑल अबाउट टैक्स प्लानिंग। इसके अलावा और भी डिडक्शन है। तो अब मेरी लगभग 10 लाख रुपये इनकम है, मेरा टैक्स कितना जाता है? 12-13 हज़ार रुपये। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इफेक्टिवली प्लान कर दिया। ठीक, नेक्स्ट इज नो टैक्स ऑन नॉमिनल रेंट ऑफ सेकंड सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सो पहले ये वन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी था, अभी ये सेकंड प्रॉपर्टी पर भी कोई टैक्स नहीं। ये इंटरिम बजट सरकार लाई थी, अरुण जेटली जो बीमार थे, पीयूष गोयल जी ने पेश किया था। अभी नए फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने हैं? निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, है ना। तो अभी वो दोबारा से जुलाई में पेश करेंगे बजट, तो हो सकता है कि वो हमें उनको चुनने के लिए कुछ और बेनिफिट्स देती। तो ये इंटरिम बजट में जो आया था उसके चेंजेस। तो फिर TDS अप्लाई क्या होगा, इंटर्न बजट वाला या वो नहीं, नहीं? फाइनल तो सरकार बदली है ना, तो लेकिन 2-3 महीने तो मतलब जो भी है
नहीं, वो सरकार कहेगी वो इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। और जो टैक्सेस कटे हैं मेरे, उसका आप रिफंड ले लीजिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। मुझे मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो TDS थ्रेशोल्ड ऑन FD इंटरेस्ट पहले 40,000 था, पहले 10,000 था, अभी वो 40,000 कर दिया कि 40,000 से ऊपर होगा तो ही आपको TDS काटना है, बैंकों को कह दिया है। सेक्शन 54 कैपिटल गेन्स का होता है। पहले क्या था कि आप एक हाउस प्रॉपर्टी बेचते थे, आपके पास एक फ्लैट था, आपने 1 करोड़ रुपए का बेचा और आपने उसके बदले अगर घर ले लिया दूसरा, तो आपको कैपिटल गेन जो है वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता था। 1 करोड़ का बेचा, 75 लाख का नया ले लिया तो 25 लाख रुपए का उस पर ही आपको जो है टैक्स बनेगा। तो अभी क्या है, इन्वेस्टमेंट टू सेव कैपिटल गेन अप टू ₹2 करोड़ कैन बी मेड इन 2 हाउस प्रॉपर्टी। आपने 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी बेची, मैं 2 करोड़ की लेके क्या करूँगा, मेरे दोनों बेटे आपस में झगड़ते रहते हैं, तो मैं इनको दोनों को अलग अलग दिला देता हूँ। सरकार ने कहा दिला दो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें पता है तुम्हारे बेटे ना लाए। ठीक है, तो ये एक बार जिंदगी में लिया जा सकता है, वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, हाँ, इससे पहले हम ITR की तरफ बढ़ें, कुछ सवाल हैं जो आप लोग पूछना चाहेंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे। वो VPF क्या था उसमें लिखा था, PF के सेक्शन में, EPF, PPF, VPF वॉलंटरी प्रोविडेंट, वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो आप जाके करें। कुछ कंपनीज में मैंडेटरी नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग तो कंपनीज में जो होता है वो EPF होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट। तो वो भी उसके- डिडक्ट होता है। वो भी ATC में आप उसका डिडक्शन ले deduction सकते ले सकते अच्छा, वो ATC में ही जाता है, वो 1.5 लाख के इसमें। हाँ। ये नेशनल पेंशन स्कीम जो है इज दैट एप्लीकेबल ओनली फॉर सैलरीड पीपल? नहीं कोई भी ले नहीं, सकता इंडिविजुअल HUF है? ले सकते हैं? सबके लिए, कोई भी इंडिविजुअल हो। अब मैम काम कर रही हैं अपना, अभी पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाएंगी, 91 स्प्रिंग बोर्ड के साथ आ जाएंगी, या स्टार्टअप बडी के साथ अभी ऑलरेडी टाइप में है, तो एज अ कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर नहीं कर सकते, लेकिन जब अपनी इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करेंगी तो आप दिखा सकती हैं कि NPS मैंने 50,000 रुपये का भरा है। तो वो इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल रिटर्न कोई भी फाइल नहीं। तो जो मेरे सैलरी से PFs कटते हैं, एक तो एम्प्लॉयर की तरफ से कटता है और जो मेरे साथ, वो टोटल जो भी सम है ईयर दैट विल कम आउट ऑफ द 1.5 लाख ऑफ ATC एंड तो द जैसे रिमेनिंग मेरा- सम देन आई एम सपोज्ड टू इन्वेस्ट इन अब बचा हुआ आप कर सकते हैं, मतलब आपको मैक्सिमम जो है 1.5 लाख मिलेगा। तो EPF जो अपने एम्प्लॉयर ने काट दिया वो Okay. तो ठीक है। आपने अभी 7 लाख का एग्जांपल लिया था, यू टेक 7.5 लाख एज एन एग्जांपल और मे बी 8 लाख। मिल सकता है ना। तो मेरी इनकम कितनी हुई, 8 लाख रुपए, ठीक है। 8 लाख में से 1.5 लाख मैंने कहाँ लगा दिया, ATC में लगा दिया। 50,000 रुपये मैंने कहाँ लगा दिया, ATD में। मेरे पिताजी बूढ़े हैं, मैंने उनका लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, मेरे पे मेडिकल बोझ ना आए हेल्थ का, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई 50,000 रुपये की सरकार की तरफ से, 2.5 लाख गया, कितना रह गया अभी, 50,000 और रह गया। मैंने घर ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। कितना बच गया, 5 लाख। बढ़ाते जाओ जितना आपका है, इसको 10 लाख कर दूंगा, 10 लाख इसमें कर दूंगा कि आपको शून्य टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मली 11 लाख तक आप शून्य टैक्स दे सकते हैं, कोई लगान नहीं लगेगा। दुगना तो छोड़ो, ठीक है। चलिए अब बात आती है, अभी हम लोग सब फाइनेंशियल ईयर में थे, अभी हम फाइनेंशियल ईयर से निकल के कहाँ आ रहे हैं, असेसमेंट। असेसमेंट ईयर में असेस करेंगे अपने आप को। ये कर्टेसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी है, एक बार यहाँ क्विक नजर मारते हैं। ITR 1, This is for individuals having income from salary, एक हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज लाइक कोई FD या फिर बैंक इंटरेस्ट एंड हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो हमें क्या फाइल करना है, ITR 1। इसका हम नाम रखते हैं सहज। इस ITR 1 को हम नहीं कह रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है सहज। एकदम इजी है, आराम से आप लोग खुद फाइल कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या हो जाती है,
कि हमें कुछ कुछ चीज़ें टेक्निकलिटीज़ नहीं पता होती। जब हमें वो टेक्निकलिटीज़ नहीं पता होती और हम फाइल कर देते हैं, हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 साल बाद सरकार की तरफ से एक नोटिस आता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कि आपने ये जो फाइल किया था उसमें आपने ये इनकम छुपा दी। फिर हमारे को लग जाता है डर, यार सरकार अगर जेल में न डाल दे, तो फिर हम सीए के पास जाते हैं, खुद भर लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारा दिमाग खाओ, हमसे पूछो कि भैया कैसे करना, हम बताएंगे। फिर भी अगर मन में शक शुबा रह जाता है 2 साल बाद, हमारे को 2000 रुपये देने की बजाय अभी 500,000 रुपये देके हमसे काम मतलब अगर पहले बहुत सैलरी नॉर्मल सैलरी है तो हम इजीली फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सैलरी के अलावा और भी हाउस प्रॉपर्टी है, शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और भी बहुत सारी चीज़ें आप सब कुछ इन्वॉल्व कर रहे हो, तो फिर आई थिंक कि आप खुद से ना फाइल करो या किसी की हेल्प लेके फाइल करो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी इंटरनेट पे सारी सामग्री अवेलेबल है, जो आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सीए दोस्त आजकल सबके होते हैं, बना ही लेते हैं, कोई ना कोई होता है ऐसा जो 10th में कहता था कि मैं इंजीनियरिंग लूँगा, लेकिन जब इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ने लगता है 11th में, तो 12th में कहता है कि मैं कॉमर्स लूँगा, और फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में CPT IPCC और फाइनल करके यहाँ खड़े होकर आपको सेशन देगा। आपका दोस्त होता है, आप उससे सलाह लीजिए, इंटरनेट तो है ही, है ना, हम लोग भी हैं, हमारे नंबर भी हैं, सब है आपके पास। So second is ITR 2. This is for individuals in HUF not carrying out profession or business under any proprietorship. तो ये उनके लिए है for इसकी individuals, 50 लाख से बेसिकली ज़्यादा है, तो उसके लिए ITR 2. Third one is for individuals and HUFs having income from a proprietary business or profession. तो like me, तो ऐसा किसी भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो या फिर कोई और बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस में आपको ITR 3 फाइल करना है। तो उधर आप ये भी देख लीजिए कि किसको हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, किसको हमें ऑफलाइन फाइल करना है। तो ITR 4 इज फॉर प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सबसे फर्स्ट स्लाइड पे जो बताया गया था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट, अरे हाँ, वो तो बताया ही नहीं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हम बता देते हैं। सरकार कहती है कि अगर आपकी एक लिमिट है, शायद 50 लाख रुपए है, अगर आपका 50 लाख तक का रेवेन्यू है तो आपको ज़्यादा इनकम है, सॉरी, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपके लिए सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE बनाया है, जिसके तहत आप डिक्लेयर कर दो कि भैया हमारे जो भी रेवेन्यूज़ होंगे उस पर हम एक स्पेसिफाइड परसेंटेज टैक्स के रूप में दे देंगे, और हमारे को ना अकाउंट करने की ज़रूरत है मेंटेन, ना ऑडिट करवाने की ज़रूरत है। उसे कहते हैं प्रिजम्पटिव। प्रिज्यूम कर लिया कि भैया 8% 44AD के बिजनेसेस हैं तो 8% आपने टैक्सेबल इनकम मान ली, यानी कि 92% आपके एक्सपेंसेस हैं, 8% आपकी टैक्सेबल इनकम है, उस टैक्सेबल इनकम पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। मैम है, इनके लिए अभी अभी 44ADA अभी 2 या 3 साल पहले आया, उसमें जो भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी वाले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और लिस्ट है एक प्रोफेशनल्स की, वो अगर चाहें तो 50%, क्योंकि हमारा काम क्या होता है, हमारा ज़्यादा एक्सपेंसेस तो होता नहीं, हमारे को तो बोल के ही सारा काम करना होता है, वो कह रहे हैं कि 50% मान लो कि आपकी टैक्सेबल इनकम है। मैडम ने 1 करोड़ रुपये, थोड़ा सा हो गया, मैडम ने 10 लाख रुपये कमाया, तो 50% 5 लाख रुपये आपकी टैक्सेबल इनकम है। आप वो मान लोगे 44ADA में, तो आपको ये वाली रिटर्न फाइल करनी है और कोई अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने, कोई ऑडिट नहीं करनी। ये 50 lakhs का जो कैप बता रहे हैं फॉर प्रेजेंटेड इनकम, दैट इज द टैक्सेबल इनकम और दैट इज द टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस। नहीं ना, उसमें एक्सपेंसेस का चक्कर ही नहीं है ना। हाँ, वो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आपका जो इनकम हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है, वो 50% जो आपको रिबेट दे रहे हैं वो एक्सपेंसेस होने के बाद ही आया है 50 lakhs। Next is ITR 5. This is for persons other than individual HUF company or person filing from ITR 7. तो ये वाले नहीं, ऊपर वाले नहीं, बाकी जो भी बचेंगे that come under ITR 5. ITR 6 is for companies other than companies claim exemption under section 11. और ITR 7 रहता है 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C, 4D, 4E, 4R। ये कुछ रहता है, मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया, लेकिन ये जनरल में एप्लीकेबल नहीं होता। 4A में शायद था कि वो आर्किटेक्चर का बिजनेस है, तो 4B में था कि कुछ ऐसा है, तो जनरली एप्लीकेबल नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज और हाँ, 4C में पॉलिटिकल पार्टीज था, रिलीजियस ट्रस्ट था, तो वो सब था, ठीक है ना।
इनकम टैक्स उनका डिपार्टमेंट जो कैन यू कम बैक? सेम हाँ, ये मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने किसी क्लियर टैक्स लिख के चेक किया। So ITR 5 में firms, LLPs, AOPs and BOIs to be heavy. In case of companies, we just need to file ITR 5. तो 2 returns file होंगे जिसमें ITR 5 for a company and एक individual भी होगा. क्या? Is it so? मतलब say I am a founder of a company, तो मुझे ITR 1 भी भरना है, ITR 5 भी भरना है. ITR 1 आप इंडिविजुअल कैपेसिटी को हाँ, भरेंगे। मतलब in short दोनों भरना है. हाँ। company वो आपकी का कंपनी अगर भर रही है, firm कंपनी है, आप एक नहीं हो। 2 पैन कार्ड है तो 2 भर। You are 2 persons, हाँ, है ना, 2 रिटर्न। बस देख लीजिए, बहुत अच्छा बनाया क्लियर टैक्स वालों ने। जो ITR 7 में बोला है, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट सो एंड सो, तो उनको डोनेट करते हैं इंडिविजुअल। नहीं डोनेशन वाली नहीं, जिनको डोनेशन मिल रही है पॉलिटिकल हाँ। पार्टीज को इसमें जिनको डोनेशन मिल या रही फिर है तो trust जो उनको है टैक्स उनको- देना पड़ता है Yes, उसमें वो अंडर I दिस guess- नहीं सेक्शन। उन्हें टैक्स देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है, इसके लिए बहुत अलग अलग प्रोविजन है, हाँ। लेकिन आपको दिखाना है कि आपकी इनकम टैक्स कितनी हुई है। इनकम टैक्स Declare रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स भरना ही है। अगर आपकी यहाँ तक की इनकम है, 8 लाख तक की इनकम है, तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर दीजिए और बता दीजिए कि मेरा टैक्स नहीं बन रहा, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन? Just need the info on advance tax. हम्म। जो हम लोग ने initially discuss किया था ना, वो कब कैसे किसको भरना है, you can just throw light on that. मतलब इंडिविजुअल्स जैसे मैं हूँ, Individuals तो मैं है। सैलरीड हूँ, हाँ। मेरा तो टेक केयर कर लेती है मेरी कंपनी, TDS काट लेती है, क्योंकि पूरा एज पर स्लैब हो, मैं उनको बता दूंगा मेरी इतनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इतना मैं शेयरों में पैसा डाल के कमाने वाला हूँ, इतना मैं वो कर लूँगा, उनको मैंने बता दिया, वो अपना मेरे से TDS काटते हैं, Okay. तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मैम का बिजनेस है, अब मैम को 15 दिन तक असेस करना है कि उनका साल भर का कितना होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंगली इतना टैक्स उन्हें जमा करा देना है। अगर वो नहीं करेंगी तो 234A-B-C करके सेक्शंस होते हैं, जिसमें रिटर्न नॉन फाइलिंग के और एडवांस टैक्स जमा ना कराने के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो इस केस में she has to pay advance tax Tax. as a full amount. नहीं ना, 15%, 45%, there is a slab. तो आप ये 15, पहला 45, आप ये installment थोड़ा करना है। डिटेल में बता सकते हो? 15, 45 तो क्या है? जैसे So, अब ये 8 लाख की वजह मैं यहाँ पे 20 लाख ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ। तो 20 लाख मैंने बढ़ाया तो यहाँ कितना हो गया, बराबर 17 लाख हो गया, है ना। तो 17 लाख पे 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 12,500 रुपये है, उसके बाद अगले 5 लाख पे 1 लाख रुपये है, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। उसके बाद 7 लाख पे 30% है, 7 या 21, तो 2,10,000, तो 2,10,000 और 1 लाख कितना हो गया, 3,10,000, 3,22,500 रुपये, इतना मैडम का टैक्स बनता है। इसका 15% जो है मैडम को 15 जून तक जमा करना, इसका 45% जो है 15 सितंबर तक जमा करना। That is total of 45. ऐसा नहीं है कि आपको अगला एक्स्ट्रा 45. 15 प्लस Plus 30. 45 नहीं, 15 45 क्यूमुलेटिव होगा, हाँ, तो अगला सिर्फ 30%। ओके, करेक्ट, हाँ। इंस्टॉलमेंट्स फ्लेक्सिबल Yeah, इंस्टॉलमेंट्स। installments. और लेट्स टेक अ सिनेरियो, अगर वो डिक्लेयर करती है कि मेरी इनकम 8 लाख होगी और मान लो वो 30 लाख हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वही मैं कह रहा हूँ, सरकार बहुत भरोसा करती है अपने नागरिकों को, कोई दिक्कत नहीं है, आप जमा तो कराइए। तो कहेगी कि बहुत अच्छा तुमने 8 लाख मान के 10,000 रुपये तो दे दी थी हम, कोई बात नहीं, इनकम बढ़ी है, बाद में तो इतना कुछ नहीं होता। अब एकदम ही ऐसा हो जाए कि आपने पूरा साल कुछ जमा नहीं कराया, फिर एकदम से कराया, तो सरकार इंटरेस्ट ले लेगी आपसे, ओके तो सरकार आपसे इंटरेस्ट लेगी। ओके। क्लोजिंग ऑन मार्च 31 हो गया, आपने पूरा 100% दे दिया, पहले 5% दिया, फिर आप बाकी इतना नहीं, मतलब चल जाए। चलता है। बट 1 अप्रैल अगर आ गया हाँ, और उसमें से 100% में से 95% या 5% रह गया, हाँ। तो 5% का वो चारों के ऊपर से कैलकुलेशन निकालेंगे, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेंगे मंथली बेसिस पे। ओह, 12% पर मुझे लगा है हाँ, तो वो ह्यूज अमाउंट हो जाता पुराने है। एम्प्लॉयर ने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया था, हाँ, तो तो बहुत सारा मुझे इंटरेस्ट लगा है। अगर 1% भी रह गया, समझो 1,000 रुपये रह गया ना, 1,000 के ऊपर फिर वो निकालेंगे कि आपका कैसे 15% आना चाहिए था, तब नहीं आया था, फिर ऐसे देखते हैं। तो इन शॉर्ट 31 मार्च तक पूरा क्लोज होना चाहिए। यस, ओके। समझो कि आपने
पहले 3 क्वार्टर में 50% दिया, 31 मार्च में आपने पूरा 50% नहीं दिया, चल So that is okay. देयर इज नो कैच। अच्छा, हमने पूरी इनकम टैक्स की बात की। अभी थोड़ा सा मैम जो सर्विसेज देती हैं ये सीएस हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे सीए एसोसिएट्स भी हैं। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो सीए का काम करते हैं। आपको कुछ भी ऑडिट वगैरह करवाना हो, कुछ भी आपको बाहर से पैसा मंगवाना है, फॉरेन इनकम हो रही है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी मतलब बेसिकली आपको मोदी सरकार पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, उससे बात करना पसंद नहीं है, मत करो, हमें काम दो, हम उनसे बात करेंगे। विल टेक केयर ऑफ ऑल द कंप्लायंस, एनी कंप्लायंस रिलेटेड टू योर बिजनेस। आप अपना बिजनेस पे ध्यान दो, इनकम बढ़ाओ। अभी आप लोग सब आए नहीं थे तो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि सर आपने कितना टैक्स दिए? थे 60,000 रुपये। मतलब भगवान करे 60,000 का 6 लाख हो, 6 लाख होगा तो अभी इनकम भी बढ़ रही है, कोई बात नहीं, सरकार को देना पड़ रहा है तो क्या हो, है ना? तो इनकम टैक्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स बहुत अच्छी चीज़ है, इसी से आपकी सड़कें बनती हैं, अस्पताल बनते हैं, वो सब होता है। इनकम टैक्स से ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है वो जीएसटी में हो रही है। जीएसटी में तो बहुत ही ज़्यादा। जीएसटी पे भी आपको कोई सवाल हो, कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स का सवाल हो, आरओसी एमसीए कंप्लायंसेस हो, कंपनी बनाने का मन हो, फॉर्म में अभी काम कर रहे हो, उसके बाद फूड लाइसेंस आपको चाहिए, एनसीएलटी के मैटर हैं, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आपका चला गया कोर्ट में केस, तो मैं काला कोट पहन के आपके लिए केस लड़ने जा सकती हूँ। इस पे ट्रेडमार्क चाहिए, कॉपीराइट आपको, आईपीआर, कुछ भी। एक्चुअली इन सब पे भी एक सेशन ले लो या फिर ज़्यादा सेशन लगेंगे, नहीं वो मतलब आपको रहना पड़ेगा। वो आप लोग डिमांड करेंगे तो हम एक सेशन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इनकम टैक्स जो है वो सबके लिए है, ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए, तो आप बात कर लीजिएगा, यहाँ हम बात करके क्लोज रूम सेशन रखवा सकते हैं, है ना, कि कैसे कैसे कंप्लायंसेस रहते हैं। कंप्लायंसेस के बारे में लोग बात करना चाहेंगे? कंप्लायंसेस लाइक कंपनी कंप्लायंसेस अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। आरओसी कंप्लायंसेस अलग है, आरबीआई कंप्लायंस अलग है, और जो इनका नॉर्मल इनकम टैक्स रहता है दैट इज़ डिफरेंट। तो आरओसी कंप्लायंसेस में अभी इनिशियली क्या था, बहुत बेसिक था, ऑडिट कराना था, आपको 2 फॉर्म्स फाइल करने थे, MGT 7, AOC 4। अभी इतने सारे कंप्लायंसेस आ गए हैं, लाइक फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर बहुत सारे कंप्लायंसेस थे। अभी डायरेक्टर्स का KYC, कंपनी का KYC, DPT 3, MSME फॉर्म्स। अभी MSME रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ MSME फॉर्म। MSME फॉर्म इज बेसिक हाफ ईयरली फॉर्म है। तो आप लाइक आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपके जो वेंडर्स हैं अगर वो छोटी कंपनीज हैं या उनके पास लाइक उद्योग आधार है, तो आपको ये MSME फॉर्म फाइल करना पड़ेगा हाफ ईयरली बेसिस पे। उनका आपको दिखाना पड़ेगा कि कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। 45 डेज से अगर एक दिन भी ज़्यादा आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो आपको रीज़न के साथ वो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा कि आपने अभी तक उनको पे क्यों नहीं किया। तो दिस इज़ बेसिकली फॉर द सेफ्टी ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो MSME फॉर्म आपका हाफ ईयरली आ गया। अभी DPT 3 रिसेंटली अभी 15 नहीं, DPT 3 का तो गया, अभी DIR 3 KYC के लिए आपको 30 लास्ट जून तक आपको फाइल करना है। तो उसके लिए भी अभी जिन्होंने अभी तक लाइक 31 मार्च 2019 तक जो दिन लिया है, दिन इज बेसिकली डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो लिया है, तो उसके लिए भी आपको अभी KYC करना है। इनकॉर्पोरेशन के उससे बाद जो सिंह अभी क्या होता है, पहले से कुछ लोगों के पास जो है वो एग्जिस्टिंग है, मतलब किसी कोई पुरानी कंपनीज में डायरेक्टर था, तो उस टाइम लास्ट ईयर भी KYC हुआ था, तो वो लास्ट ईयर वाला दैट इज़ ओके। लेकिन अभी इस फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी ने नई कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है और आपने दिन लिया है, तो उसके लिए अभी आपको फिर से DIR 3 KYC फॉर्म फाइल करना है, जिसकी लास्ट डेट अभी 30 जून है। तो DPT 3 इज़ द सेम। अभी DPT 3 दैट वाज वन टाइम रिटर्न। वन टाइम रिटर्न में क्या था, आपको आपके कंपनी के ऊपर कुछ भी लोन है, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे, और फ्रॉम द 1 अप्रैल 2014 से लेकर 19 तक जितना भी आपको मतलब कितना भी लोन है वो सारा का सारा आपको DPT 3 में फाइल करना है, दैट इज़ वन टाइम रिटर्न। उसके बाद हर साल आपको डिपॉजिट के लिए DPT 3 फाइल करना है। तो अभी बहुत सारे कंप्लेंट्स बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम लोग विजय मले भागेंगे नहीं आगे वाले, हम एज अ कंट्री डेवलप कर रहे हैं। या करेक्ट, ज़्यादा अकाउंटिंग हो रहा है, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। अभी पहले क्या होता था, ROC के कंप्लेंट्स कोई करता ही नहीं, कंपनी 10 साल से चल रही है, ROC फाइलिंग का कुछ अता बताइए, ऑडिट कराया खत्म। लेकिन अभी इतनी पेनल्टीज लगा दी है, लाइक अगर आप 1 साल का रिटर्न भी आप नहीं करते हो तो आपका 50,000 60,000 तक पेनल्टी चला जाता है। तो इसलिए बेटर है कि अच्छा कंप्लाइंट रहिए,
वो आप MSME का बता रहे हैं, that is applicable for services also? हाँ, हर किसी के लिए। आपका कोई वेंडर है तो वो वेंडर चाहे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे आपको कुछ कर रहा है, या फिर आप किसी को लाइक आपकी जो है वो सर्विस सेक्टर में है या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी है, आपके वेंडर के पास अगर उद्योग आधार है और आपने उनकी पेमेंट डिले कर दी 45 डेज उससे ऊपर 45 days after submitting the invoice. या तो उसके बाद अगर आपने डिले किया है तो आपको विद रीज़न वो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और आपने क्यों आपने लेट किया, ये सारी चीज़ें आपको जाना और उसका अमाउंट कितना है, वो सारी चीज़ें आपको MSME फॉर्म में फिल। तो जो MSME का रजिस्ट्रेशन है वो वेंडर को लेना पड़ेगा हाफ ईयरली? नहीं, वो वन टाइम होता है। अच्छा, उनके one पास time. ऑलरेडी होगा, वो इजी है क्योंकि उसको कराने में कुछ टेंशन है ही नहीं, वो बहुत आसान है उद्योग आधार लेना। और हम लोग रादर सबको रेकमेंड कर रहे हैं कि उद्योग आधार लो, एटलीस्ट आपका पेमेंट नहीं आती। तो चाहे वो कंपनी अभी इनिशियली कंपनीज होती हैं जो अभी जो स्टार्ट हुई है या फिर सर्विस सेक्टर की कंपनीज हैं, तो उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो इसलिए आप उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डाल सकते हो। तो आप उद्योग आधार लोगे तो बाकी कंपनीज आपके पेमेंट में डिले नहीं करेंगी, तो इसलिए उद्योग आधार तो आप ले ही लो, बेस्ट। किसी को हमारा कांटेक्ट चाहिए तो रिसेप्शन पे है, अभी मुझसे कार्ड भी ले सकते हैं। आपके दोस्तों से इनकम टैक्स रिटर्न जिसको भी करवाना हो, GST रिटर्न प्लीज़ रेफर करिए। GST ट्रेडमार्क तो लाइक बेस्ट है, ट्रेडमार्क ज़रूर कराना चाहिए। लिखा होता है ना दुकानों पे तसल्ली बख्श काम करने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग आप करते हैं? हाँ बिल्कुल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना या फिर उसके बाद कुछ भी रहता है जैसे जैसे सब आता है उसका वो सब। चलो ग्रेट, थैंक यू थैंक यू सो मच। Thanks a lot. हाँ मैं वो हाँ डिजिटली साइन इनवॉइस आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होता है, वही जो GST अप्लाई करते या तो उसके लिए आपको ऐसा इंडिविजुअली हर किसी में ऐसा साइन करके देने की जरूरत नहीं है। So that's it. फरवरी मार्च दो मंथ्स के लिए आप ओपन फ्लेक्सिबल हैं? किस चीज़ का? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओके सो दैट इट विल बी 20,000 पर वन स्टाइपेंड। तो Sorry? काट लिया। हाँ आइडिया नहीं काटना है, बोलना चाहिए। तो मैंने बोला लेंगे मैडम काटा बात के तो मुझे वो ये दे रहे हैं। आपको मेरे से लेना है तो मैं दे दूँगी आपको, मैं ओपन फ्लेक्सी में ही बैठती हूँ, ठीक है, पेन ड्राइव ले। हाँ कोई बात नहीं, रिफंड क्लेम कर देना। हाँ तो रिफंड क्लेम करने के लिए कब करना है? अभी फरवरी मार्च अप्रैल 2019 में मैंने किया। तो फरवरी और मार्च का तो इसी साल रहेगा, अप्रैल का अगले साल रहेगा। मतलब 10 फरवरी से 10 अप्रैल इंटर्नशिप कोई बात नहीं, हो जाएगा फिर इसी साल रहेगा। इसी आप साल मेरे को अपना पे स्लिप दिखा देना। हाँ मैं पे स्लिप वगैरह डायरेक्टली उन्होंने बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो TDS काटा होगा तो उसका कुछ सबूत दिया होगा ना कि TDS काटा है, मांगना पड़ेगा या घाटे मांगू वो मांगना पड़ेगा और फॉर्म 16 उनसे देना पड़ेगा कि आपने मेरा टैक्स काटा तो मुझे दो, ताकि मैं सरकार से रिफंड मांग सकूँ। यार आपको वो कैसे देना है? आपकी ईमेल आईडी पे भेज देंगे। हाँ puni.eroda पे आप फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। puni.eroda। मतलब 1.5 साल हो गया है, बट यहाँ पर मैंने फरवरी से स्टार्ट। आई एम करंटली एसोसिएटेड विद वन ऑफ द कंपनी स्टार्टअप बडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो उनके साथ भी मैं एसोसिएटेड। और आप? मैं यार जॉब कर रहा हूँ फिलहाल, ADB प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है फुर्सत में। नहीं वो IT में है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट बेसिकली है, वो सर्विस प्रोसेस करती है USA। HR फंक्शन को आउटसोर्स कर देते हैं ना, वो वाला काम है। किस चीज़ का? ओह अच्छा, ओके, तो आप सही नहीं है। बैठने क्या? ओके, This was open for outside हाँ people. हाँ या अच्छा कोवर्किंग भी है? कोवर्किंग भी है। कोवर्किंग ठीक है, वैसे भी देखिए। अच्छा बैठो ना बैठो, बात करते हैं, 2 मिनट दो उनको बस।
actually a nice place, like for networking, for sitting. She's actually using it. She's Best. better So than you me. work here? You sit here? Yeah, I sit here. मैंने काफ़ी If co-working you space try like किया to था. see the place, let me know. Show you around. Because mobile